हम जो है आज की क्लास के अंदर इसमें अपना हरियाणा जुडिशरी 2024 के अंदर जो हमसे मेंस के सवाल पूछे गए हैं, तो हम उस चुनिंदा सवाल को पिक करेंगे और उन सवाल के जवाबों का हम थोड़ा सा कंसिडरेशन से हम समझेंगे कि एक्चुअल में इसका जवाब क्या होना चाहिए और क्या हमने इसका जवाब अपने फैमिली लॉ के बैच के अंदर करा है या नहीं करा है, समझा है या नहीं समझा है। तो आप लोग भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते रहिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं आपके जवाब पढ़ता रहूंगा। हाँ जी, गौरव, रश्मि और बाकी सभी लोग जो इस क्लास को रिकॉर्डेड में देखेंगे, तो वो सभी लोग इसका पर्टिकुलर जवाब मुझे देते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल का जवाब आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, बी वाला। एक रवि नाम का व्यक्ति है जो कि आईटी प्रोफेशनल है, ठीक है, बढ़िया कंपनी में नहीं काम करता होगा। चलो, एक प्रिया है जो कि डॉक्टर है, भाई साहब ये भी बहुत बढ़िया प्रोफेशन में अपना है, ठीक है। चलो, एक रवि है और एक प्रिया है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर दो कैरेक्टर हमारे को एग्जामिनर ने बताए हैं, रवि और प्रिया। रवि आईटी इंजीनियर है और जो प्रिया है वो डॉक्टर है, ठीक है। अब रवि ने डेलिबरेटली, मतलब डेलिबरेटली का मतलब इच्छा अनुसार अपना प्रोवाइड करा इनएक्यूरेट, ये अंडरलाइन करना है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंसेस। यानी कि मान लेते हैं रवि कमाता है 50,000 रुपए, रवि ने क्या बताया लड़की वालों को कि मैं तो 5 लाख रुपए कमाता हूं, मैं तो 5 लाख रुपए कमाता हूं, यानी कि इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी अपने फाइनेंसेस के ऊपर, ताकि वो प्रिया की जो रिच फैमिली है उसको इंप्रेस कर सके। इतनी बात मेरे को समझ में आ गई कि रवि जो है प्रिया से शादी करना चाहता है और रवि ने लड़की के घर वालों को झूठे अपनी सैलरी का पैसा बताया, मेरे पे बहुत बड़ा मकान है, मेरे पे छोटी मोटी गाड़ी पे नहीं बैठता, मैं बहुत बड़ी गाड़ी पे बैठता हूं, यानी कि अपने फाइनेंसेस के बारे में झूठी अब बातें बताई ताकि वो प्रिया की फैमिली को इंप्रेस कर सके। ड्यूरिंग हर मैरिज नेगोशिएशंस, तो जब उनकी मैरिज की अपनी बातें चल रही थी उस टाइम के दौरान ये हुआ है। अब जब पोस्ट मैरिज, यानी कि अब इनकी शादी हो चुकी है, तो यानी कि इनकी शादी के ऊपर ज्यादा हम सवाल जवाब नहीं करेंगे, कंडीशंस ऑफ यानी सेक्शन 5 पिक्चर में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे हमारे को शादी के बारे में बात नहीं बताई है अभी के बारे में, ठीक है। इन्होंने बोला पोस्ट मैरिज, यानी कि इनकी शादी अब हो चुकी है, यानी कि शादी जब हुई है तो इन्होंने सारे तौर तरीके जो सेक्शन 5 के अंदर हमने पढ़ा था, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, तो वो क्वेश्चन हमारे पिक्चर में नहीं आएगा। यानी कि क्वेश्चन ने हमारे को ये बोल दिया है कि इनकी शादी वैलिड है, इनकी शादी इन्होंने सारे तौर तरीके से अपनी अपनाई है, कंडीशंस का पालन करते हुए, सेरेमनीज इन्होंने परफॉर्म करी है, कंडीशन का पालन करा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब प्रिया ने ये डिस्कवर करा डिसेप्शन, हे राम, प्रिया ने डिसेप्शन, अपना डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी। प्रिया ने ये फील करा मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, शादी के हो जाने के बाद जब मैं शादी करके घर पे आई हूं, रवि के घर पे आई हूं, तो मेरे को फील हुआ है प्रिया होने के नाते मेरे साथ धोखा हुआ है, ठीक है। क्या धोखा हुआ है, प्रोफाउंड सेंस ऑफ बिट्रेल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन, कि यहां पे रवि ने, भाई साहब ने हमारे को जो फाइनेंसेस अपने बताए थे, लेकिन घर आने के बाद मेरे को वो फाइनेंसेस नजर में नहीं आ रहे हैं कि मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरे पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मैं 5 लाख रुपए महीना कमाता हूं और है 50,000 रुपए, अंदर की बात ये है, ठीक है। तो मेरे साथ बिट्रे हुआ है, मेरे साथ डिसेप्शन हुआ है, फाइनेंशियल स्ट्रेन हुआ है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब क्वेश्चन, ये कहानी समझ में आ गई। अब बताओ, ये कहानी पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आपका दिमाग नहीं चलेगा? अब आप मेरे को अपने अपने आंसर्स मुझे बता सकते हो कि ऐसी कंडीशन में हमने कहां पे इसका जवाब ढूंढा था, मतलब ये क्या है डिसेप्शन, यानी कि मैं फ्रॉड बोल सकता हूं कि लड़की के साथ अपने आप को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, लड़की को ऐसा फील हो रहा है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो जब फ्रॉड होता है उस टाइम पे शादी क्या होती है, एक बार हम आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ डज द हिंदू मैरिज एक्ट एड्रेस मैरिजेस वेयर वाइटल इंफॉर्मेशन इज मिसरिप्रेजेंटेड significantly impacts the dynamics of marriage including voluntary consent of the parties involved। अब यहां पे जब मुद्दे की बात समझो, यहां पे क्या हो रहा है कि लड़का जो है गलत गलत अपने फाइनेंसेस या अपनी छोटी छोटी बातें बताई हैं, अपने कैरेक्टर को या अपने फाइनेंसेस को मिस रिप्रेजेंट करा है, फिर वहां से उन्होंने कंसेंट ली है, और कंसेंट जब ली है ऑब्टेन बाय फ्रॉड है, मैं ये बोल सकता हूं वॉलेंट्री कंसेंट जो ली है वो ऑब्टेन बाय फ्रॉड ली है, लड़के ने झूठा झूठा बोल के कहानी बता के। तो इसके ऊपर आप सीधे सीधे एक बात बताओ, कौन सा सेक्शन आपसे पूछा जा रहा है, एग्जामिनर आपको क्या बोलना चाह रहा है कि भैया इस सेक्शन को एक्सप्लेन करिए। मैंने आपको पूरा का पूरा ये लिखवाया हुआ है, केस लॉ भी लिखवा रखे हैं, सब कुछ बता रखा है। बताओ क्या मैं बोल सकता हूं सेक्शन नंबर, देखो सबसे पहली बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि ये शादी हमारी वॉइड मानी जाएगी या फिर ये शादी हमारी वॉइडेबल मानी जाएगी। कुछ देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जो ये लड़की है प्रिया, अब प्रिया अगर दिमाग में ये सोचे कि भाई देखो मेरी जिसके साथ शादी होनी थी वो हो गई, ठीक है, मेरी जिसके साथ शादी होनी थी हो गई,
अब मेरा पति जो है मेरे को बोला था तो 5 लाख रुपए, लेकिन एक्चुअल में कमाता है 50,000 रुपए। चलो कोई बात नहीं। अब मैं भी डॉक्टर हूं, मेरा पति इंजीनियर है, वो 50 कमाता है, मैं भी मेहनत करूंगी, ठीक है, मैं भी मेहनत करूंगी, चलो हम दोनों मिलके मियां बीवी अपने घर अच्छे से चला लेंगे, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये शादी अगर प्रिया चाहे तो ये शादी को वॉइडेबल घोषित, मतलब वॉइडेबल शादी हम ये ठहरा सकते हैं, ताकि अगर प्रिया चाहे तो शादी को वॉइड भी डिक्लेयर कराना चाहे वॉइड भी डिक्लेयर कराए, वैलिड डिक्लेयर कराना चाहती है तो वैलिड भी डिक्लेयर कराना चाहे, तो ये शादी को मैं वॉइडेबल बोल सकता हूं। कि अब ये प्रिया के ऊपर है कि प्रिया क्या चाहती है। प्रिया अपनी शादी को अगर वैलिड ठहराना चाहती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति 50,000 कमाता है, मैं भी डॉक्टर हूं, हम दोनों मियां बीवी घर अच्छे से चला लेंगे, तो शादी वैलिड है। लेकिन अगर प्रिया चाहती है कि भाई ये मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी जो कंसेंट या मेरे परिवार वालों को जो मेरे परिवार वालों की जो कंसेंट ली गई है वो गलत तरीके से ली गई है, तो ये मैं शादी को वॉइड डिक्लेयर कराना चाहती हूं, तो प्रिया के पास अब मैं बोल सकता हूं 2 ऑप्शन है, वॉइड कराओ या वॉइडेबल कराओ। तो यानी कि सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 1 पॉइंट नंबर सी, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है एग्जाम के अंदर। बताओ, मैंने आपको सेक्शन नंबर 12 की एक शॉर्ट फॉर्म याद करवाई थी, IMFP इंपोर्टेंसी और मेंटली अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, F से फ्रॉड, और IMFP P से आता है प्री मैरिटल प्रेगनेंसी, कि अगर शादी हो जाने के बाद पति को पता लगता है कि वाइफ जो है ऑलरेडी प्रेग्नेंट है अदर देन द हस्बैंड, देन इट इज अ ग्राउंड फॉर वॉइड मैरिज, मतलब वॉइडेबल मैरिज। हाँ है ना, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म याद करवाई थी IMFP, ठीक है। तो अब यहां पे सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कंसेंट क्या होता है। कंसेंट जो है हमेशा फ्री होनी चाहिए, ठीक है। तो जो कंसेंट अगर फ्री होगी तो ये एक लाइफ के लिए स्वीटनेस, लाइफ की एक स्वीटनेस के ऊपर बात होती है, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया भी था, समझाया भी था, ठीक है, कि अगर शादी आपको रचानी है और शादी रचाते दौरान अगर, एक सेकंड रुकना, हाँ जी, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी का इसका जवाब है, एग्जामिनर से यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। फिर आपको एक तरह से फोर्स का मतलब भी बताना पड़ेगा, ठीक है। जब आप पूरा सेक्शन बता रहे हो तो फोर्स से अगर कंसेंट ली जाती है, या फ्रॉड से कंसेंट ली जाती है, बट यहाँ पे लड़की के साथ, प्रिया के साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। तो ये सारी बातें लिखोगे कि प्रिया के साथ में अपना फ्रॉड हुआ है एंड फ्रॉड से कंसेंट ऑब्टेन करी गई है प्रिया और प्रिया की फैमिली के साथ में। तो इस केस में यहाँ पे प्रिया हैज ऑप्शन आइदर टू डिक्लेयर हर मैरिज एज वॉइड और आइदर डिक्लेयर हर मैरिज एज वैलिड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप पहले फोर्स का मतलब, कंसेंट का मतलब बताओगे, फिर फोर्स का मतलब बताओगे, फिर फ्रॉड का मतलब बताओगे। फ्रॉड हमने पढ़ा था, फ्रॉड भी यहाँ पे मैंने आपको लिखवा रखा है, 2 सिचुएशन में हमारा फ्रॉड कंसीडर किया जा सकता है। जैसे कि सेरेमनीज में अगर कोई खेल बदल करा हो तो वो अपने आप में फ्रॉड है नहीं है, बिल्कुल है। कि इम्प्रॉपर सेरेमनीज, जैसे कि बोला जाता है ना, हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कि अगर आपको शादी रचानी है तो सेरेमनीज पूरी करनी पड़ेगी। सेरेमनीज प्रॉपर, आपको अपनी शादी रचाने के लिए सेरेमनीज आपको प्रॉपर फुलफिल करनी पड़ेगी। अब लेकिन एक बात बताओ, सेरेमनीज किसकी, वो भी सेक्शन नंबर 7 ने जवाब दे रखा है कि या तो लड़के की सेरेमनी परफॉर्म करके शादी रचाओ या लड़की की सेरेमनी परफॉर्म करके शादी रचाओ। लेकिन आप जो है इम्प्रॉपर सेरेमनी से शादी रचाते हो तो वो फ्रॉड है भाई, वो फ्रॉड है, ठीक है। अब कोई दूसरे तरह का फ्रॉड ये हो सकता है कि अगर रिस्पोंडेंट ने गलत सलत बातें, यहां पे वर्ड क्या यूज करा है, मिसरिप्रेजेंट करा है, तो ये अपने में फ्रॉड है, बिल्कुल है। मैंने आपको इसके ऊपर केस लॉज भी लिखा रखे हैं, पटना हाईकोर्ट का, MP हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का। तो अब ये सारे जजमेंट्स कोट कर सकते हो क्योंकि 10 नंबर का सवाल है ना, जितने ज्यादा जजमेंट लिखोगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। जहां पे मैंने आपको मिसरिप्रेजेंटेशन का ओल्ड आदमी का बताया था, ठीक है, कि अपनी उम्र कुछ और बताते हो, है कुछ अपनी उम्र बताते हो कम, लेकिन असलियत में तुम्हारी उम्र ज्यादा है, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये धोखाधड़ी वाली बात है, फ्रॉड है, ये फ्रॉड से कंसेंट ली जा रही है अपनी कास्ट का नाम बदल करके। और मैंने ये बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर भी एक केस आया था, अनुराग आनंद वर्सेस सुनीता आनंद, दिल्ली हाईकोर्ट का केस था, जहां पे बंदे ने अपनी झूठी कमाई बताई, झूठी जन्मपत्री बताई, झूठी क्वालिफिकेशन बताई, ठीक है। ये वही तरह का हम केस बोल सकते हैं। तो आपको इस तरह से अपने इसका जवाब लिखना पड़ेगा। अब मन में कॉन्फिडेंस बताओ कि आप इसका सवाल का जवाब लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बताओ। और साथ में आपको एक और चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, सेक्शन नंबर 12 क्लॉज नंबर 2 पॉइंट नंबर A, इसके साथ में आपको एक और अपना बताना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 12 क्लॉज नंबर 2 पॉइंट नंबर A, कि कितने टाइम के अंदर अंदर पिटीशन को आपको कोर्ट के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है, प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 1 साल के अंदर अंदर, जैसे आपको लगा अरे मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, तो जिस टाइम आपको फ्रॉड डिस्कवर हुआ, जिस टाइम आपको फ्रॉड डिस्कवर हुआ
उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। प्रिया, 1 साल के अंदर आपको, जिस टाइम आपको पता लगा फ्रॉड हुआ है, उस टाइम के 1 साल के अंदर अंदर पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर प्रिया, इसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंसेज भी लिखनी पड़ेंगी कि अगर प्रिया ने 1 साल के अंदर पिटीशन फाइल नहीं करी तो क्या होगा, तो सॉरी यार, तो आपकी शादी वैलिड है। फिर प्रिया, आपके पास एक ही अधिकार बचता है, आप डिवोर्स देके अपना पीछा छुड़ा सकती हो। ठीक है, ये मैंने लिखवाया था आपको। तो भाई 10 नंबर का क्वेश्चन है भाई, यार आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसमें दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे, यानी कि सेक्शन 12 का क्लॉज नंबर 2 का पॉइंट नंबर ए पूरा लिखना है, सेक्शन नंबर 12 का क्लॉज नंबर 1 का सी आपको पूरा लिखना है, जजमेंट भी लिखने हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको मिल जाए तो वो भी कोट करके लिख लेना। ठीक है, बट एज सच मेरे हिसाब से कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें है नहीं, बट स्टिल आपको अगर मिल जाता है बहुत बढ़िया। ठीक है, ये होता है हमारा 10 नंबर का सवाल पूरा। तो एक एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ठीक है, अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, ये भी 10 नंबर का सवाल है हमारा, ये भी 10 नंबर का सवाल है, इसको पढ़ लेते हैं। एक रमेश नाम का व्यक्ति है, एक अंजू नाम की व्यक्ति है। अब ये शादीशुदा है, यानी कि रमेश है हस्बैंड और अंजू है वाइफ। ठीक है, चलो बहुत सालों से ये शादीशुदा है, वर मैरिड फॉर सेवरल इयर्स। दोनों ने अपनी शादी रचा रखी है और बहुत साल हो गए हैं इन दोनों को अपनी शादी रचाए हुए। इतनी बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दे आर नाउ गोइंग थ्रू आ कंटिन्यूअस डिवोर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड। तो ये अपना डिवोर्स लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इनका एक बच्चे का जन्म हुआ, इनका एक बच्चे का जन्म हुआ था। बच्चे का जन्म हो जाने के बाद अंजू ने क्या करा था, अपनी जॉब छोड़ दी थी ताकि मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर पाऊं, इसलिए भाई मैं जॉब छोड़ देती हूं। ऐसा अंजू का कहना है कि जज साहब मैंने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी थी, मेरे बच्चा हो जाने के बाद मैंने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी थी ताकि मैं अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे पाऊं, बच्चे का पालन पोषण लालन पालन अच्छे से कर पाऊं, इसी वजह से। ठीक है जी। रमेश ने आरोप यह लगाया अंजू के ऊपर कि जज साहब मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे हो जाने के बाद जॉब जानबूझ के छोड़ी थी ताकि वो अनएम्प्लॉयड रह पाए, और ये अनएम्प्लॉयड इंटेंशनल उसने मतलब छोड़ा था। ठीक है, अब अंजू जो है दूसरी तरफ क्या बोलना चाह रही है, अंजू ऑन द अदर हैंड वो क्या बोल रही है कि नहीं जज साहब मैंने अपनी जॉब अपने बच्चे के टेक केयर करने के लिए करी थी, मैंने जॉब जो छोड़ी थी वो अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए छोड़ी थी। ठीक है, सिंस अंजू इज अनएम्प्लॉयड और अंजू अनएम्प्लॉयड है, तो अंजू ने क्या रमेश से अपना क्लेम करा, सीख करा मेंटेनेंस। ठीक है, तो अंजू क्या मांगना चाह रही है रमेश से, जज साहब मेरे पति को बोलिए कि वो मुझे मेंटेनेंस दे दे। ठीक है, ताकि मैं अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण ढंग से कर पाऊं। और कौन सा मेंटेनेंस क्लेम करिए, अंडर सेक्शन नंबर 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हालांकि जो अपना अंजू है उसके पास और क्या क्या अधिकार होते हैं, आप लोग मुझे बताओ एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर, अब ये अपना चैट बॉक्स के अंदर बताते रहो कि अंजू के पास और कौन कौन से अधिकार होंगे अपना मेंटेनेंस क्लेम करने से रमेश से, बताओ जरा। पहले तो सेक्शन 18 में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और कोई भी अधिकार होते हैं? बिल्कुल, सेक्शन नंबर 125 ऑफ द सीआरपीसी। हालांकि आप जब आंसर लिख रहे होंगे तो सीआरपीसी के साइड में ना आप नए वाले कानून का सेक्शन भी लिखिएगा, अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। ठीक है, समझ में आ गई? मतलब आप ना थोड़ा ऐसा लिखना प्रेजेंटेशन बना के कि अंजू हैज अ राइट टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम रमेश विच आर एज फॉलोज। तो ये पॉइंट लिखना सेक्शन 125 में कर सकती है। ठीक है, सेक्शन नंबर 18 ऑफ द हामा के अंदर कर सकती है। ठीक है, सेक्शन नंबर 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कर सकती है। ठीक है, और सेक्शन नंबर 12 की एप्लीकेशन लगा के अपना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर क्लेम कर सकती है। बट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, बट इन द सैड क्वेश्चन अंजू हैज क्लेम्ड मेंटेनेंस अंडर सेक्शन नंबर 18 विच क्लेम्ड अंडर मेंटेनेंस 18। ठीक है, तो 125 सीआरपीसी को ना थोड़ा सा अच्छा एक आधा यार नोटिस में लाने के लिए ना बीएनएसएस का अपना सेक्शन लिख देना। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि अंजू ने कोर्ट के आगे पिटीशन कौन सी फाइल करी है, सेक्शन 18 में। तो हम एक्सप्लेन क्या करेंगे ज्यादा, सेक्शन 18, सेक्शन 125 नहीं करेंगे, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का नहीं करेंगे, डीवाई एक्ट का नहीं करेंगे, वो बस कोट कर रहे हैं, वो बस कोट कर रहे हैं थोड़ा एग्जामिनर को बताने के लिए कि हमारे को इस चीज की भी नॉलेज है। ठीक है, चलो सेक्शन 18 और हामा। ठीक है, तो सेक्शन 18 ऑफ हामा हमारा क्या बात करता है बताओ जरा। ठीक है, सेक्शन 18 हमारा हामा क्या बात करता है? सबसे पहली बात, सेक्शन 18 एक बहुत बढ़िया चीज बताता है क्या कि सेक्शन 18 के अंदर जो हिंदू वाइफ होती है उसके पास मेंटेनेंस क्लेम करने का जो अधिकार है वो क्या है, एब्सोल्यूट है। वो क्या है, एब्सोल्यूट है।
ठीक है, वो क्या है, एब्सोल्यूट है, और इसकी पिटीशन कहां फाइल होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आगे। ठीक है, तो सेक्शन 18 ऑफ हामा हमारे को क्या बताता है कि अगर जो हिंदू वाइफ है उसकी अगर शादी हिंदू या हामा के आने से पहले या हामा के आ जाने के बाद हुई है, तो अंजू हैज अ राइट टू क्लेम मेंटेनेंस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो जब तक जिंदा है अंजू, तब तक के लिए वो मेंटेनेंस क्लेम अपने पति से कर सकती है एज पर सेक्शन 18, बिकॉज सेक्शन 18 ऑफ हामा इज गिव एब्सोल्यूट राइट टू दी वाइफ, टू हिंदू वाइफ। ठीक है, सेक्शन 18 जो है ना वो मेंटेनेंस का अधिकार हिंदू वाइफ को एब्सोल्यूट देता है। अब भले पति के पास पैसे हो, भले पति के पास पैसे नहीं हो, पति को अपनी पत्नी को मेंटेन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई। ये बात को तो अपना दिमाग में सेट करके रखिएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट राइट है। ठीक है, समझ आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट में बोला है कि भाई जब तब तो मेंटेनेंस नहीं कर सकते, तुमने शादी क्यों रचाई? फिर अब तुमने शादी रचाई है तो तुम्हारे पर एक चार्ज है कि तुम्हारे को अपनी पत्नी को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वरना शादी नहीं रचाते भाई। अगर तुम कमाने धमाने लायक नहीं हो या फिर तुम अपना काम नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते, तो तुम शादी मत करते, फिर अपना जीवन जैसे जी रहे वैसे जीते रहते। अब तुमने शादी रचाई है तो यू हैव अ लायबिलिटी, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव अ ड्यूटी टू मेंटेन योर वाइफ एज पर सेक्शन 18 ऑफ हामा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। समझ में आ गई बात? और ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी जो मैं मुंह से बोल रहा हूं, कि तुम सोचो एक आधी बात कान से निकाल दोगे, आधी बात कान में रखोगे, ये गलत होगा। समझ रहे मेरी बात? चलिए, और क्या लिखेंगे इसके अंदर? हम पूरा सेक्शन में 18 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर हिंदू वाइफ जो है अपना मेंटेनेंस के लिए अंजू और क्या क्या क्लेम कर सकती है, कि जैसा मुझे अलग रहना है और मेंटेनेंस भी चाहिए, क्या वो क्लेम कर सकती है? बिल्कुल। ठीक है, क्या वो क्लेम कर सकती है? बिल्कुल। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, डेजर्शन के, क्रुएल्टी के, लेप्रो से रिमूव हो गया है। ठीक है, या फिर पति जो है किसी अन्य महिला के साथ रह रहा है या दूसरी वाइफ के साथ रह रहा है, कॉन्क्यूबाइन रख रहा है, कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में ये भी एक्सप्लेन करोगे कि जो हिंदू वाइफ है वो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करने से सेक्शन में 18 में मेंटेनेंस कब कब क्लेम नहीं कर सकती है। अगर ये वाला आ गया ना, मैं ये बताता हूं, इसमें लिखा है व्हाट फैक्टर्स will court considered in determining whether Anju is entitled to maintenance and whether Ramesh claim of Anju intentionally employed is a valid justification to object Anju's claim। अब क्वेश्चन ये आता है, अंजू ने सेक्शन 18 की मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई है। अब मेंटेनेंस 18 की मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को कब ऑब्जेक्ट किया जा सकता है, मतलब कब आधार बनाया जा सकता है, कब यहां पे कोर्ट मानेगा कि हाँ यार अंजू ने एप्लीकेशन तो लगाई है लेकिन जो हस्बैंड है ना उसके भी बात में दम है, उसकी भी बात में दम है, चलो अंजू को मेंटेनेंस नहीं देते हैं। कब ऐसा हो सकता है? बताओ कब ऐसा हो सकता है? केवल 2 ग्राउंड के आधार पे। सेक्शन नंबर 18 का क्लॉज नंबर 2 हमारे को, क्लॉज 3 हमारे को केवल 2 ग्राउंड बताता है। पहला, अगर पत्नी जो है वो अनचेस्ट है, यहां पे वर्ड यूज करा हुआ है अनचेस्ट, देन यहां पे अगर हस्बैंड जो है अंजू का अगर कोई अनचेस्ट प्रूव कर देता, देन यहां पे सेक्शन 18 से मेंटेनेंस पे करने से उसको मुक्ति मिल जाती, पहली बात। लेकिन हस्बैंड ने क्या बोला? ऐसा कोई ग्राउंड पेश करा कोर्ट में? नहीं। हस्बैंड ने क्या बोला कि भाई साहब मेरे बच्चा हो जाने के बाद उसने जानबूझ के जॉब छोड़ी थी। तो क्या कहीं इससे अनचेस्ट, वाइफ की अनचेस्ट या अंजू की अनचेस्ट प्रूव हो रही है? नहीं हो रही। दूसरा, अगर पत्नी जो है वो कन्वर्ट कर ले कोई दूसरे धर्म के अंदर, देन यहां पे सेक्शन 18 हामा के अंदर मेंटेनेंस पे करने से जो रमेश है वो उसको मुक्ति मिल जाएगी कि वो पे नहीं कर पाएगा, वो पे नहीं करेगा। क्या यहां पे अंजू ने अपना धर्म परिवर्तन करा है, कन्वर्जन करा है? बताओ जरा। नहीं करा है। तो ऐसे केस में क्या रमेश ने ऐसा कोई ग्राउंड पेश करा? नहीं करा। तो क्या यहां पे सेक्शन 18 का मेंटेनेंस से रमेश को मुक्ति मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात है, फाइनल बात, आप अपने कंक्लूजन में एक बात यह भी लिख सकते हो कि जैसा एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे रमेश ने केवल एलेज किया, यहां पे वर्ड यूज करा हुआ है ना एलेज, यहां पे रमेश ने केवल आरोप लगाया है कि मेरी पत्नी ने जो जॉब छोड़ी थी वो जानबूझ के छोड़ी थी, मुझे टॉर्चर करने के लिए छोड़ी थी कि सारा बोझ मेरे पे आ जाए, उसके लिए करी थी। बट दूसरी बात, यहां पे सेक्शन 18 का मेंटेनेंस हामा का अपना एक एब्सोल्यूट अधिकार है भी तो सही, तो हमें कोई बोझ की तो बात ही नहीं है भाई, पति की जिम्मेदारी है मेंटेन करना। अब वो ये बोले कि देखो भैया सारा बोझ मेरे पे आ जाए, पति के ऊपर आ जाए, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी, तो इट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड। It is not a valid ground because husband has a responsibility to maintain her wife, to maintain her child। हाँ है ना? तो ये जो इंटेंशनल वर्ड यूज करा है ये बस आरोप लगाया है, हालांकि इस बात को प्रूव भी नहीं कर पाया है हस्बैंड।
यहां पे कहीं ग्राउंड पेश करें? नहीं। तो हस्बैंड आपने ये बात को प्रूव भी नहीं करा है। दूसरी बात, सेक्शन 18 का मेंटेनेंस से मुक्ति लेने के लिए आपका ये ग्राउंड भी वैलिड नहीं होता है। केवल 2 ग्राउंड आप प्रूव कर देते अगर कि आपकी वाइफ अगर अनचेस्ट है या कन्वर्ट कर लिया है, देन आपको एक तौर पे एक पहलू से सोचा जा सकता था कि आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े सेक्शन 18 का। बट आपने ऐसा किया नहीं किया, आपने ऐसा किया नहीं किया। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? इस आंसर का जवाब मिल गया? ठीक है, तो हमने दोनों क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं। पहले इन्होंने हमसे पूछा सेक्शन 18 बताओ, हमने बता दिया। अब इन्होंने पूछा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है कोर्ट कंसीडर करेगा, तो हमने सेक्शन 18 का क्लॉज नंबर 3 पूछा था हमसे, हमने वो बता दिया। एंड वेदर रमेश क्लेम के बारे में हमने बता दिया कि यहां पे एक जस्टिफिकेशन लिख देना। यहां पे 3 सवाल पूछे हमसे, पहला सेक्शन 18, दूसरा सेक्शन 18 क्लॉज 3, तीसरा रमेश के साइड से आपको अपना बताना पड़ेगा कि उसने जो अपना एलेज करा है उसके बारे में आपको एक आधी 2-3 लाइन लिखनी पड़ेगी। तब ये बातें लिख दोगे, सेक्शन ये अपना क्वेश्चन अब आना खत्म हो जाएगा 10 नंबर का। अब एग्जामिनर के ऊपर होगा कि वो आपके आंसर राइटिंग के ऊपर कितने नंबर देगा। अब आप ये सोचो कि भाई मैंने पढ़ाई लिखाई मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, डायरेक्ट धराम से मैं एग्जाम के अंदर अपना धावा बोलूंगा, तो भैया ये पागलपंती वाली बात होगी। इसलिए मैं कहता हूं जितने मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं चुपचाप मेंस की बुक उठाओ, मैंने तुम्हारे को बुक भी बता रखी है, ठीक है, मेंस की बुक उठाओ और उससे अपने आंसर्स लिखना शुरू कर दो। ठीक है, मेंस की बुक उठाओ, इसमें सारे मेंस के क्वेश्चन है। नोट्स तुम्हारे पे होते हैं, प्रिंटेड नोट्स भी होते हैं, क्लास नोट्स भी होते हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी होती है। कभी भी डाउट आए, क्लास खोली या नोट्स खोले, बस अपना आंसर लिखना चालू हो गए। बता दो जरा मेरी कोई गलती हो तो, मेरे पार्ट पे कोई गलती हो तो। ठीक है, अब एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो बस, बाकी एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। ये देखो इंटरस्टेट वाला है, ये सेक्शन में 6 का, कहां है वो इंटरस्टेट वाला? अरे क्वेश्चन था यार, ये रहा ना, ये वाला, ये जजमेंट पढ़ा रखा है तुम्हारे को मैंने, ये वही जजमेंट आया है। ठीक है, मेरे को जजमेंट, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार नोट्स खोल के देखना, आपको मिल जाएगा। सेक्शन 6 बताना है। ठीक है, जो जजमेंट आ रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो बोला था भी 2024 का भी जजमेंट कोर्ट कर सकते हो तुम। ठीक है, 2024 का 2023 का जजमेंट कोर्ट कर सकते हो, मैंने लिखवा रखा है तुम्हारे को नोट्स के अंदर। ठीक है, ये वही चीज लिखवा रखी है। अब डॉक्टर के पास अधिकार होगा नहीं होगा। ठीक है, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, ये वाला जजमेंट लिखवाया मैंने, ये जजमेंट मैंने तुम्हें लिखवाया है ना। ठीक है, ये वही एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, और लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन है कि ये सेक्शन नंबर 6 से पूछा हुआ है। लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 6, 7, 8, 9 भी लिख देना, क्योंकि एक बार डिसेबिलिटी अगर लिमिटेशन पीरियड चालू होने से हो गई तो लिमिटेशन पीरियड नहीं रुकेगा। 10 नंबर का पूछा है, फ्री फंड के आपके 10 नंबर है। इतने सारे जजमेंट लिखवा रखे हैं, 1-2 जजमेंट भी लिख दोगे, काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी सोच इंपोर्टेंसी। अब एक बात बताओ, सेक्शन नंबर 12 में भी अगर हस्बैंड इंपोर्टेंट होता है तो क्या यहाँ पे कहानी आगे बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है, वाइफ की मर्जी है। अगर वाइफ को लगता है मेरा पति इंपोर्टेंट है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी शादी आगे चला लूंगी, तो भाई चलाओ, कौन मना कर रहा है तुम्हारे को। ठीक है, चलाओ। सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 1 का पॉइंट नंबर ए, इंपोर्टेंट एज अ ग्राउंड फॉर डिक्लेयर एज शादी एज वॉइडेबल। ठीक है, इंपोर्टेंसी ऑफ अ रिस्पोंडेंट। ठीक है, और ये प्रूव करी जा सकती है बाय वे ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज आफ्टर देयर मैरिज, और इट कैन बी एस्टैब्लिश इवन बाय अ अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ द पिटिशनर इफ द सेम इज पॉसिबल। मतलब वही बात आपको बता रही है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आप थोड़े बहुत लिख दीजिएगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, और मैंने एक और क्वेश्चन देखा, ये वाला भी क्वेश्चन देख लो, डी वाला। एक मुस्लिम आदमी है, उसने कोहैबिट कर ली एक मुस्लिम लेडी के साथ। मतलब याद रखना, कोहैबिट करा है, कोहैबिट का मतलब अपना साथ रहने लग गया है। ठीक है, एक मुस्लिम आदमी एक मुस्लिम लड़की के साथ में साथ रहने लग गया है। ठीक है, कोहैबिट कर लिया है कि भैया सुनो, मैं तुम्हारे साथ शादी रचाऊंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूं, अभी हम दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में एक बात तो क्लियर है, हमारे को शादी के बारे में भी कुछ नहीं बोला हुआ। ठीक है, शादी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ। लेटर द लेडी क्लेम दैट द स्टेटस ऑफ अ वाइफ, लड़की बोली अरे मैं तो इसकी बीवी हूं, मैं तो इनकी वाइफ बन चुकी हूं, एंड एजर्टेड दैट देयर वाज एन ऑफर, और वाइफ ने बोला कि मेरे को ऑफर करा था मेरे मुस्लिम आदमी ने कि मेरे से शादी रचाओगी, एंड द कोहैबिटेशन अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, हस्बैंड ने मेरे से ऑफर करा था, अब मेरा आपस में कोहैबिटेशन करना, कि कोहैबिटेशन का मतलब मेरा आदमी के साथ में साथ रहना, ये मेरा क्या दर्शा रहा है? मेरी एक्सेप्टेंस। बट मैंने आपको क्या बताया था? इजब, एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं मुस्लिम लॉ में? इजब।
और सॉरी ऑफर को क्या बोलते हैं? इजब। और एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं? कबूल है। हाँ है ना? तो इजब होना और कबूल होना ड्यूरिंग वन पीरियड ऑफ टाइम होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक्सेप्टेंस आज करा है, सॉरी ऑफर आज दिया है, इजब आज बोला है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे आज बोला है, और आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो 2-4 दिन के बाद कि हाँ मैं आपसे शादी रचाना चाहती हूं। ऐसा थोड़ी ना चलो, कबूल है कबूल है कबूल है, आप जो है 2-3 दिन के बाद बोल रहे हो। क्या ऐसा चलता है? क्या ऐसा अलाउड है? नहीं। इजब और एक्सेप्टेंस यानी कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक ही ट्रांजैक्शन में एक ही टाइम पीरियड में होना चाहिए। अब यहां पे क्लेम कर क्या कर रही है वाइफ? यहां पे एक लड़की क्या क्लेम कर रही है कि मेरे साथ पति ने ऑफर करा था लेकिन मैं इसके साथ कोहैबिट कर रही हूं, तो ये मेरा एक्सेप्टेंस है। क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा? आप बताइए, थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। नोट्स लिखवा रखे हैं, उसमें सोच के पढ़ना, ठीक है? तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा 10 नंबर में? डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम ऑफ मैरिज। वैलिडिटी बतानी है शादी की। क्या होगी ये शादी? भाई ये शादी होगी ही नहीं। एंड डिस्कस द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मैरिज और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ मुस्लिम मैरिज पूछे गए हैं, जो मैंने आपको रटवा रखे हैं, लिखवा रखे हैं, ठीक है? और अभी भी एक डोअर का कंसेप्ट रहता है, डोअर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे, ठीक है? तो ये आपको चीजें लिखनी है। 10 नंबर इसमें भी पक्के हैं आपके, मतलब 10 में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। वो एग्जामिनर आपको 5 देगा, 6 देगा, 7 देगा, ये आपके आंसर राइटिंग के स्किल्स के ऊपर है। अब हर कोई व्यक्ति, हर कोई बच्चा हर एक आंसर रट्टू तोते की तरह थोड़ी ना लिख सकता है। हर किसी का अपना अपना लहजा होता है आंसर लिखने का, हाँ है ना? तो वो कैसे आपका लहजा ठीक होगा? जितनी बार लिखोगे आपको पता लगता रहेगा यार अभी मेरे को खुद पढ़ के मजा नहीं आ रहा, एग्जामिनर को क्या मजा आएगा? चलो और थोड़े इंग्रेडिएंट्स में डालता हूं, ठीक है? तो या तो पहले अपने आंसर्स को राइटिंग करते रहो, ठीक है? जब सिलेबस हो जाएगा उसके बाद आपका दिमाग खुल जाएगा, फिर आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से और कर पाओगे। तो साथ साथ ना एटलीस्ट एक दिन में 2 क्वेश्चन तो लिखना शुरू कर दो, यानी एक महीने में 30 दिन में आप 60 क्वेश्चन लिख लोगे। 60 क्वेश्चन, आपको पता भी नहीं आप कहां से कहां चले जाओगे। जुडिशरी वगैरह तो आपको बहुत इजी टास्क हो जाएगा, मेरी बात पे भरोसा रखो। और साथ में एक लैंग्वेज का पोर्शन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? एक क्वेश्चन मैंने और देखा था भाई, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट का मैं आपको कह रहा था ना, ये जब हमारा टीपीए का सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा तो मैं 7 या 8 क्लासेस लेके आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ाऊंगा। वो इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि ना कोई जुडिशरी एग्जाम में रजिस्ट्रेशन एक्ट पूछा जाता है और टीपीए के साथ में रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है? तो वो पढ़ा दूंगा। पहले टीपीए कंप्लीट कर लेंगे, उसके 5-7 क्लासेस और लेके कर लेंगे। मैंने एक क्वेश्चन और देखा था, वो मिलने का, अरे वो इद्दत पीरियड का ना, इद्दत पीरियड एक्सप्लेन करा जाए, वो था भाई ये क्वेश्चन ये था कि इद्दत पीरियड को आप बताइए, एक्सप्लेन करिए इद्दत पीरियड क्या है, ठीक है? तो उसको अंदर मैंने आपको सारी कहानी लिखवा रखी है इद्दत पीरियड की, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो आपको ना आता हो, ठीक है? अभी मिलने देखो, अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इद्दत पीरियड, एक बात बताओ, अगर जीते जी अगर पति जिंदा है और जब डिवोर्स हो जाता है तो पत्नी को इद्दत पीरियड कितना ऑब्जर्व करना पड़ता है? 3 महीने का। लेकिन अगर शादी खत्म हो जाती है और किस लिए खत्म हुई है? क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो जाती है, देन उस टाइम पे पत्नी को कितना इद्दत पीरियड अपना ऑब्जर्व करना पड़ेगा? 4 महीने 10 दिन का, ठीक है? आपने ये लिख दिया। फिर आप थोड़ा सा टाइप्स ऑफ डिवोर्स भी बताइएगा। तलाक सुन्नत होता है, उसमें तलाक सुन्नत के अंदर 2 क्लासिफिकेशन है, एहसन और हसन। फिर होता है तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत के लिए एक मैंने आपको जुडिशियल प्रेसिडेंट बताया था। फिर इसके बाद एक कानून आया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। फिर एक और वाइफ के पास अधिकार होता है तलाक लेने का, तलाक तहफीज, जहां पे डेलीगेटेड पावर्स होती हैं। हस्बैंड जो अपनी पावर डेलीगेट कर देता है कि पत्नी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ ये काम नहीं कर पाया तो मुझे तलाक दे देना। या जब शादी हो रही होती है तो जब निकाह नामा बनता है उसमें कंडीशन लिखी जाती है कि अगर पति ने दूसरी शादी करी तो पहली वाली बीवी ऑटोमेटिकली तलाक पति से ले लेगी। ये सब कंडीशन होती है। फिर मैंने क्या कहा था, पत्नी के पास अधिकार होता है सेक्शन नंबर 2 अपना रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर 9 पॉइंट्स बता रखे हैं, ठीक है? सेक्शन नंबर 2 रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर 9 पॉइंट्स है कि अगर पति जो है 4 सालों से लापता है तो डिवोर्स ले लो, ठीक है? दूसरी शादी कर ले, मतलब एडल्ट्री में है तो शादी कर लो, क्रुएल्टी करता है तो अपनी डिवोर्स ले लो। ऐसे 9 तरह के ग्राउंड्स होते हैं। मैंने इला बताया था, लियान बताया था, जियाहार बताया था। ये भी 9th ग्राउंड के अंदर 3 ग्राउंड्स मैंने आपको बताए थे, हाँ है ना? इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का भी मैंने केस लॉ लिखवाया था आपको, फक्स आपको मैंने लिखवाया था, ठीक है? और इद्दत में और क्या लिख सकते हो आप, ठीक है? कि इन्हीं की वजह से तो फिर इद्दत पीरियड आता है ना, हाँ है ना? फिर मैंने आपको क्या बताया था, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो भी लिखवाया था मैंने आज की क्लास में आपको कि मुबारक तलाक, जो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में 2 ग्राउंड होते हैं, एक तो खुला, एक मुबारक। खुला में क्या होता है कि वाइफ खुले में पूछती है हस्बैंड प्लीज मुझे डिवोर्स दे दो, बदले में जो तुम मुझे डिवोर्स देने वाले थे वो डिवोर्स मत देना, बदले में मैं तुम्हारे को थोड़ा कैश चाहिए मैं कैश भी दे दूंगी, प्रॉपर्टी चाहिए मैं प्रॉपर्टी भी दे दूंगी। और मुबारक में दोनों म्यूचुअली एग्री होते हैं, पति चाहता डिवोर्स लेना, पत्नी भी चाहती डिवोर्स लेना, दोनों म्यूचुअली डिवोर्स लेते हैं, उसको बोलते हैं मुबारक, ठीक है? बताओ बस
ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इतना ज्यादा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि मार्क्स की क्वांटिटी क्या पूछी गई है, मतलब कितने नंबर के अंदर हम कितने। अब 10 नंबर में एक लाइन लिख के चले जाओगे तो एग्जामिन आपको फिर पता है क्या देगा वो, ठीक है। अब बताओ, लगभग यही पेपर था, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो आप पढ़ के देख लेना, अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा डिस्कस, जैसे गार्जियनशिप का ये पूरा रटवाया हुआ है मैंने तुम्हें सब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। इसलिए मैंने कहा था फैमिली लॉ का जो ये एक बारी कानून पढ़ लेना, मन लगा के पढ़ लोगे तो तुमसे बेहतर कोई नहीं होगा, ठीक है। बाकी जुडिशियल प्रेसिडेंट थोड़ी बहुत देख लेना, लेटेस्ट अगर हमारे मिलते जुलते कोई क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, अगर मुझे लगता है जैसे 15 नंबर के क्वेश्चन आया, अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है 15 नंबर का दे दिया, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है 15, बट इनकी कहानी पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि बंदा पूछना क्या चाह रहा है हमारे से, क्योंकि आपका माइंड अब इतना शार्प हो चुका है। मैंने जितना आपको पूरा सॉलिड कितनी 100 क्लास हम ले चुके हैं, 100 क्लास, जिसमें पूरा हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ आधे से ज्यादा हो गया है, यानी टोटल 120 क्लास तक जाएंगे। 120 क्लास तक हमारा पूरा हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, गार्जियनशिप एक्ट, माइनॉरिटी एक्ट, हिंदू का हिंदू लॉ, इसके अंदर हमने हिंदू डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में पढ़ा है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 का भी कानून पढ़ा है, भतेरे जजमेंट्स पढ़े हैं, लेटेस्ट लैंडमार्क 2023 वाले भी पढ़े हैं, 2024 वाले भी पढ़े हैं और पुराने भी पढ़े हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी पढ़े हैं, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मजा आया आज की क्लास में, कुछ कॉन्फिडेंस आया। ऐसी हर सब्जेक्ट की कहानी है, ऐसी ही हर सब्जेक्ट की कहानी है। अब टीपीए चालू करा हमने 6 बजे से, तो टीपीए के अंदर भी मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा, बट पहले थोड़ा पढ़ तो लो। और मैं अभी लिखवाया भी करूंगा भाई आप लोगों से ना, मेंस के क्वेश्चन में लिखवाया भी करूंगा, एक बैच निकाल लूंगा मैं, ठीक है। उसके मतलब कोई फीस नहीं होगी, 1 रुपए की फीस होगी बस उसकी, मैं ऐसे सोच रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मेरा जो एप्लीकेशन है वहां पे मैं फ्री बैच लॉन्च नहीं कर सकता, एटलीस्ट 1 रुपए की तो फीस रखनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। 1 रुपए तो हर कोई बियर कर सकता है, और देखता हूँ मिनिमम 1 रुपया है या क्या है, ठीक है, वो बता दूंगा। मतलब वो आज ऐसी क्लास होगी फ्री ऑफ कॉस्ट की होगी, वो बस 5-10 रुपए जो भी होगा ना, 50-1 रुपए, अगर उन्होंने बोला मिनिमम 49 रुपीज लिखो या 30 रुपीज लिखो तो ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो इतना आप मैनेज कर लेना, 50, ठीक है। हम मेंस के क्वेश्चन लिखा करेंगे, ठीक है। ऐसा प्लान ठीक रहेगा ना, क्योंकि अब मेंस की तैयारी हम सॉलिड बेसिस पे करेंगे, और एमसीक्यू के क्वेश्चंस वो हम कभी एप्लीकेशन पे कर लिए, कभी यूट्यूब पे कर लिए, वो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। रिवाइज करते रहो भाई प्लीज, रिक्वेस्ट है।